नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निरंतर हम मानवाधिकार के ऊपर सीरीज बना रहे हैं ताकि हर जनमानस जागरूक हो सके अपने अधिकारों को लेकर। उसके साथ साथ दोस्तों, हमारा ये पूरा प्रयास चल रहा है जो कि मिशन लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी वो इन सब वीडियो को देखकर जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को समझ सके। और हम हर जानकारी दोस्तों आप तक जो पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी उचित जानकारी है, जो भी सिस्टमेटिकली दी गई है जानकारी जनमानस को भारत सरकार के द्वारा, अपने नोटिफिकेशंस के द्वारा, वही जानकारी हम एज इट इज आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, आज मानवाधिकार की उसी सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी कि 1989 का अधिनियम संख्यांक 23 के बारे में। दोस्तों, 33 के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज से हमारी ये सीरीज प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, 1989 का अधिनियम संख्यांक 33 और इस अधिनियम के अंतर्गत जो अध्याय 1 है वो बताता है प्रारंभिक के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी 1989 का अधिनियम संख्यांक 33 अध्याय 1 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बता रहा है प्रारंभिक के बारे में। इसमें दोस्तों धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 कहती है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। यानी कि दोस्तों, ये तो तय हो चुका है कि इस अधिनियम का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 2 की। उपधारा 2 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका मतलब दोस्तों स्पष्ट है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। कोई भी राज्य हो भारतवर्ष का, सभी पर यह अधिनियम लागू है। उपधारा 3 कहती है दोस्तों यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी कि दोस्तों, जो केंद्रीय सरकार है वो अपने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जैसे ही नियत कर देगी, उस तारीख से यह संपूर्ण भारत पर लागू माना जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे धारा 2 की, जो बताती है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, बिंदु ए अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। बिंदु बी संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 अभिप्रेत है। बिंदु बी भी आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन अभिप्रेत है जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतया या मुख्यतः आश्रित है। बिंदु बी सी कहता है दोस्तों आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। बिंदु 1 अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य हो संबंधित संव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना, या बिंदु 2 अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित है, या बिंदु 3 ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यता की जाएगी, या और दोस्तों बिंदु 4 कहता है ऐसे कृत्रिम या कारोबार संबंधों से प्रतिविरत रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। बिंदु बी डी कहता है दोस्तों अनन्य विशेष न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं। बिंदु बी ई कहता है वन अधिकार
का यह अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यानी 2007 का 2 की धारा 3 की उपधारा 1 में है। बिंदु बी एफ कहता है दोस्तों, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का वह अर्थ होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 यानी 2013 का 25 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड जी में उसका है। और दोस्तों बिंदु बीजी कहता है, लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 1860 यानी 1860 का 45 की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है। और दोस्तों बिंदु सी कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में हैं। दोस्तों बिंदु डी कहता है, विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। बिंदु ई कहता है, विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। और दोस्तों बिंदु ई ए कहता है, अनुसूची से इस अधिनियम से आबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। बिंदु ई बी कहता है, सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करने से इनकार करना या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहना जो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बनाए रखता है या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग थलग करना अभिप्रेत है। और दोस्तों बिंदु ई सी कहता है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं। अब दोस्तों बिंदु ई डी कहता है, साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी दांडिक कार्य के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। और दोस्तों बिंदु एफ कहता है, उन शब्दों और पदों का जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और यथास्थिति भारतीय दंड संहिता 1860 यानी 1860 का 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी 1872 का 1 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 में परिभाषित है वही अर्थ होना समझा जाएगा जो क्रमशः उन अधिनियमितियों में है। और दोस्तों इसकी उपधारा 2 कहती है, इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानीय विधि यदि कोई हो के प्रति निर्देश है। तो यानी कि दोस्तों मोटा मोटी तौर पर अगर हम बात करेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में धारा 2 हमें बता रही है। और दोस्तों इसके अंतर्गत आगे जो भी ये हमारा एक्ट चलेगा, आगे जो भी सेक्शन चलेंगे, ये जो परिभाषाएं बताई गई हैं इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। और इसमें जो शब्द बताए गए हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, जैसे पीड़ित,
सिर्फ एक शब्द अगर अन्य सेक्शंस में लगाया जाएगा तो पीड़ित से हमें ईसी जो इसका बिंदु है इसके बारे में पीड़ित यानी कि पूरी जो बातें इसमें बताई गई है वो सब पीड़ित के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हमने जो आपको बताया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत आज हमने अध्याय 1 के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों इस अध्याय को आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी छिपी हैं। जब आप इस वीडियो को 2 से 5 बार देखेंगे तो काफी चीजें आपकी समझ में आएंगी। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा मिशन लीगल अवेयरनेस चल रहा है इसमें आप अपना पूरा सहयोग दें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और भी अच्छे से अच्छे सेक्शंस के बारे में आपको जानकारियां प्रदान कर सके। और दोस्तों मैं आपसे ये फिर से निवेदन करूंगा कि हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।